अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? लाइट आ रही है घर में? अच्छा, यूपीएस चल रहा है जनरेटर जो है वो चल रहा है। पेट्रोल आजकल लाने की इजाजत है या नहीं? गैस पे चला रहे हैं जनरेटर गैस आ रही है बेसिकली आज पता नहीं क्यों मुझे अपना वो याद आ रहा है। मेरे सारे आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो यानी पाकिस्तान में, यानी आधी से ज़्यादा मेरे जो मसाइल वो ये होते थे ज़िंदगी के कि तो लाइट नहीं आ रही। अच्छा, लाइट का जब आप जनरेटर जो है वो खराब हो गया है, पेट्रोल आ रहा है जनरेटर के लिए, वो पाबंदी लग गई है। अच्छा, गैस पे चलाएं, गैस पे पाबंदी लग गई है, फिर पेट्रोल आ रहे हैं। यानी जो बिल, horrific बिल, बिजली के बिल वहाँ आते हैं, इतनी महंगी बिजली। और उसके बाद जितना बिल आप बिजली का देते हैं उतना बिल उसका आधा या 70% आप अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स में दे देते हैं। यानी जनरेटर खराब हो गया, यूपीएस खराब हो गया तो इन अजाबों से यानी एक आदमी जो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है आज की सिविलाइजेशन में, यार उसका मसला सुनो, बिजली नहीं आ रही है। एक आदमी का मसला सुनने में यार क्या प्रॉब्लम है बिजली ही नहीं आ रही उसकी, मतलब नजर लगा ना कितना बड़ा टॉर्चर है ये, बिजली नहीं आ रही यार घर में। मतलब है ये यहाँ पे इट इज अनहर्ड ऑफ। मैं किसी रेस को यहाँ रोकूँ ना, उसको क्या हमारे साथ एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ वीलॉग कर रहे हैं। क्यों वीलॉग कर रहे हैं? मतलब गपशप लगाता हूँ, मसलों पे बात करता हूँ। और एक मसला ये है कि हमारे घरों में, दफ्तरों में लाइट नहीं आती है। वो कहेगा व्हाट मतलब ये मसला है कहीं क्या आ गया है? अब ये तो लोड शेडिंग जिंदगी गुजर गई है, खुदा की कसम जिंदगी गुजर गई है। मतलब ये कहने का कि लोड शेडिंग बिजली नहीं पूरी हो सकी, पता ही नहीं है बिजली जो है। अब वो एक आदमी जो इन मसाइल में उलझा हुआ है कि उसकी बिजली नहीं है या वाईफाई नहीं है या पानी नहीं है या गैस नहीं है, तो उस आदमी को हाथ डालना, तो वो तो अपनी सर्वाइवल की जंग से उसको जान चुके, तो फिर वो क्रिएटिविटी की तरफ आए, कोई सारा लिखे, कोई शेर है, कोई बेचारा अपना कोई अपना कोई स्टडीज में तालिब इल्म रहमत ने कहा जी मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पर जो डालते हैं कमर, और सितारों में कमर डालने बिजली नहीं आ रही वो बिजली नहीं आ रही है, क्या करें? कोई वाली सी लेके तरक्की करेंगे, बहुत ज्यादा तरक्की। तो अच्छा, आई एम सॉरी, मैं मकसद आपको यानी कोई तकलीफ या असियत पहुंचाना नहीं था। और ये जो कमीनी खुशी मुझे मिल रही है ये बात देख करके वो मिल रही है, मैं मुनाफिकत नहीं करूंगा। तो लगता यही है कि अभी फिर कुछ दिनों के लिए सब लोग घर बैठेंगे, हवा खाएंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे और फिर सैलरी मांगना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये नौटंकी क्यों? खान साहब छोड़िए ना, अब रहने दीजिए। अब तो आप चले ही गए हैं और सभी को मालूम है कि आप किस तरह से गए हैं, और यानी बहुत ज्यादा आप इंसल्ट करवा के, बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट करवा के गए हैं। तो अब इस चीज को समझ लेना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़े। हम आपको ये भी बताएं कि जी जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जो है वो पूरी तरफ जो है वो रेंजर्स भी लगे हुए थे, पुलिस की वैन भी खड़ी थी, इसके साथ साथ जो है एम्बुलेंसेज भी खड़ी थी, और हमारी पार्लियामेंट भी खुली थी। हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी रात के 12 बजे ओपन कर दिया गया था। और सुनने में आया है कि खान साहब ने जो है अपनी एक हल्की फुल्की सी, जैसे कहते हैं ना, लाइट सी, हल्की फुल्की सी उन्होंने कोशिश की कि जी वो जनरल कमर बाजवा यानी कि हमारे आर्मी चीफ साहब को जो है बदल सके। किससे वाला? अपने फेवरेट, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद से उन्होंने कोशिश की कि बाजवा साहब को हटा के और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को जो है आर्मी चीफ लगा दिया जाए। ये बात पता चल गई बाजवा साहब को, ये मुझे किसी ने बताया। अच्छा, ये बात पता लगी बाजवा साहब को, तो बाजवा साहब ने बुलाया डीजी आईएसआई यानी कि नदीम अंजुम साहब को। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब के साथ बाजवा साहब गए इमरान खान साहब से मिलने, और वहां जाके उन्होंने उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो खान साहब ने जो है सुना है कि जो बातचीत चल रही थी उसके बीच में खान साहब ने उठने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने वो जो भी डिस्कशन चल रही थी जिसमें बाजवा साहब पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने के बजाय, क्योंकि खान साहब ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और सिर्फ ये था कि जो बाकी लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं वो सिग्नेचर्स होने रह गए थे, तो खान साहब ने उठकर जो है उन्होंने कहा कि मैं अभी ना खजूर खा कर आता हूँ, रोजे चल रहे हैं ना, खान साहब ने कहा मैं खजूर खा कर आता हूँ। तो उसमें मेरे ख्याल बाजवा साहब ने कहा कि ये तो खजूर खाने जा रहे हैं, तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने खान साहब से जरा खैरियत पूछ लिया, टे टड़क टक टे टकाटक। यस, इस तरह की मुझे न्यूज़ मिल रही है, मैं ये नहीं कह रही ऐसा वाकई में हुआ है, इसलिए कि मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ ना, हाँ ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने जो स्पीकर नेशनल असेंबली थे उनसे कहा बाजवा साहब ने कि बेटा तुम्हारे पास जो है ना 30 मिनट है, 30 मिनट में जो कर सकते हो करो, सिचुएशन को सारा कंट्रोल करो। तो उन्होंने जाके जो है असेंबली में कह दिया कि जी मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, और उनकी जगह जो है दूसरे जो है उनको बनाया गया स्पीकर नेशनल असेंबली, और फिर वोटिंग हुई और खान साहब को इस तरह से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन खान साहब ने अपनी चाल पूरी चल ली थी कि किसी तरीके से वो जो है कमर बाजवा साहब को निकाल कर और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद वो जो है फैज हामिद साहब को ले आए, लेकिन खैर वो कामयाब नहीं हुए, और जाहिर है उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ आर्मी की तरफ से भी ये बात हुई कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने तो कुछ नहीं किया, ना हम हथकड़ियां लेके गए थे, ना हम पुलिस वैन लेके गए थे, ना हमने जो है 2 कान के नीचे दी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। और साथ साथ खान साहब ने भी कहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं है, और ना ही मुझे कुछ उन्होंने टच भी नहीं किया मुझे तो बाइडन की कोई कॉल नहीं आई।
लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जैसे ही खान साहब गए हैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे ही उनकी सीट जो है वो लोगों ने हटा दी है, उनको मतलब एज़ अ प्राइम मिनिस्टरशिप से उनको जैसे ही हटाया गया, उसके साथ ही जो बाइडेन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने जी मीटिंग अपनी फिक्स कर ली है, भला किसके साथ? जी हाँ, वो जो है वर्चुअल मीटिंग करेंगे और वो करेंगे जी नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और मोदी जी और जो बाइडेन मिलके जो है, जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं ना, इस तरह से बैठ के इंटरनेट पे जो है बातें करेंगे, चू-चू, चाचा-चू-चू। लेकिन चले कोई बात नहीं ना, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अगर एक कॉल अगर जाते-जाते इमरान खान को भी कर देते जो बाइडेन, तो क्या हो जाता? कम से कम फ़ोन करके कह देते टाटा बाय-बाय, अच्छा तो टाटा बाय-बाय, अच्छा जा रहे हो अपना ख्याल रखना। ये तो बोला ही जा सकता था, लेकिन ये ना ठीक हो गया। अब आज की क्या अफसोसनाक मैं फुटेज देख रहा हूं कि मैरिड इस्लामाबाद जैसी जगह, और वहां पे मतलब अफ्तारी कर रहे हैं लोग और एक दूसरे को मार रहे हैं, दुस दुस दुस, वो अपना उठा, उसने उसको जहां से पकड़ा है कि तू लोटा है। पीटीआई के लोग बैठे हुए थे, वहां पे लड़ाई शुरू हो गई। अवतार है ये बाय द वे, डंगरों की कौन डंगर ही है। अच्छा वो डंगर बेशक वो उसको आप ले जाए ना, वो जिस तरह क्लाउन को चला जाए पैलेस में, तो वो इमरान खान के लिए बड़ा मशहूर था। सच्ची बात है कि डंगर हमारे 5 स्टार होटल में इनको बिठा दो, इनको जितना मर्जी पैसा दे दो, जो इनको आमतौर पर कमा के तो मिला नहीं होता, ऊपर से मिला होता है, दाएं बाएं से मिला होता है, इनहेरिट किया होता है। तो ये डंगर है। अब ये डंगर जो है इनको अच्छी से अच्छी मतलब मैरिड इस्लामाबाद में भी इफ्तारी करने जा रहे होंगे, रमजान भी है, रोजा भी है, लेकिन मुक्का उसने मारना है। वो उसको गाली दे रहा है कि तू पीटीआई का जो है ना तू लोटा है, उसने आगे से मुक्का मारा। वो मुस्तफा नवाज खोकर बीच में आ गए, जवान आदमी और बड़ा यानी सेंसिबल पढ़ा लिखा महजब आदमी है। मैं हैरान हूं कि मतलब क्या उसको आया, नौजवान मतलब नौजवान तो खैर नहीं, मतलब जवान आदमी, मतलब वो मार रहा है उसको दुस, तो जिसने मुझे कहा लोटा, वो अगर उसको गलम गलोच। अब ये वो फसाद है बुनियादी तौर पे, जो अगर मैरियट में अफ्तारी करते हुए डंगर हमारे जो जाते हैं जाली कपड़े पहन के ना, मतलब वो खुद को बड़ा मौजूद बना के, अंदर से डंगर ही अलहमदुलिल्लाह, तो डंगर जाते हैं वहां पे अफ्तारी करने के लिए बड़े बड़े होटलों में। लेकिन वो जो सर्व करने वाले वेटर होते हैं इन होटल्स में, वो इन डंगरों से कहीं ज्यादा तहजीब याफ्ता होते हैं। यानी आप किसी 5 स्टार हमारे होटल में चले जाएं, एक तो है ही बहुत कम, लेकिन जितने भी हमारे हैं थोड़े बहुत, उनमें अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि वो डंगर होंगे। बाहर से जो अच्छे कपड़े पहन के डंगर आते हैं, वो अपने मुलाजमों को जो लादा बिठा के खिलाते हैं, या खिलाते ही नहीं है, उनको अपने मुलाजमों के सामने बिठा के खुद खाते हैं, मुलाजिम देख रहे होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर डंगर जाते हैं। अच्छा वो जो सर्व करने वाला होता है 5 स्टार में, वो गार्ड से लेके वेटर तक ज्यादा तहजीब याफ्ता, मैंने जैसे पहले गुजारिश की। अब ये जो फसाद है गली गली मोहल्ले मोहल्ले, ये तो एक अगर एक मुल्क की जो खुशहाल क्लास है वो डंगर है, मैरिट में जाकर मुक्के मारती है इफ्तारी के टाइम एक दूसरे को, यानी दैट्स हाउ दे एक्सचेंज पॉलिटिकल व्यूज एंड थॉट्स, कि वो मुक्के मारता है, वो उसको मुक्का मार। अगर हमारा जो सोसाइटी है वो डंगर, अगर मैरिट खुशहाल डंगर ये कर रहे हैं, तो ये फसाद जो गलियों और मोहल्लों में आएगा तो भाई क्या होगा। जिस माशरे की एलीट अफ्तार पे जाके मुक्के मारती है, उस एलीट के नीचे वाला जो तबका है, वो फिर वो पापड़ वाले काम होगा ना, कि वो पापड़ बेचने वाला, पापड़ शादी के खाने पे पापड़ बेचते बेचते उसकी लड़ाई हुई, वो बंदा मर गया और बाकी सारे लोग बैठे खाना खा रहे हैं उसकी लाश के साथ। इसी तरह के लोग जब इंतखाब करेंगे, ये जो इस तरह के लोग होंगे, ये जो चलते हुए लोगों को जिंदा जला देंगे, लाशें पड़ी हुई हैं, खाना खाएंगे, इस तरह के लोगों की जो क्रीम है, यानी मजीद खालिस, इस तरह की सोसाइटी के जो मजीद पे पाकिस्तानी होंगे, वही क्रीम कहलाएगी ना भाई। अब जैसे इस्लाम का बड़ा खूबसूरत वो है ना फिक्रा के जैसा दूध होता है, उसकी भलाई वैसी ही होती है। तो जो हमारी सोसाइटी नीचे है माशाल्लाह, वही हमारा डबरों का लीड है कि वो जाके मुख्य माता है एक मैरिड में। तो इसमें अब आप देखें कि ये जो आज फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है जीएचक्यू में, जिसमें इन्होंने सोशल मीडिया पर फोकस किया है कि जिन लोगों ने गालम गलोच बहुत ज्यादा किया है, इनको तो खैर जाहिर है वो तो जो फौज करेगी करेगी और करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अभी तक ये है पीटीआई के पैम्पर्ड 2014 से, इनको बड़े प्यार से मोहब्बत से पाल पोस के अपनी औलादों की तरह स्टैब्लिशमेंट ने इनको जवान किया है। तो इनको बड़े पैम्पर हैं अभी तक, ना इनको थप्पड़ों का पता है, ना ठुड्डों का पता है, ना इनको हवा हुए डालों का पता है, ना इनको हवालात और यानी जेलों के सेल का पता है। वो गर्मी जब लगती है ना, वहां पर फिर ये लाइट नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रही है, इशू ही नहीं रहता। फिर वहां जो मतलब है गर्मी और जो मच्छर और जो गलाजत होती है उन जेलों में, जब ये वहां जाके जूते खाएंगे, अब इनका टाइम आ गया है, तो उसके बाद आधे वो तितर हो जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वो फिर कुंदन होंगे, वो पक्के होंगे। फिर रमजान कैसा गुजर रहा है? अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं हुई भी तो गर्मी बड़ी सख्त हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, और लोड शेडिंग भी काफ़ी तंग कर रही होगी, तो बाहर जाते होंगे आप, लेकिन बाहर जो है वो जाते होंगे तो भी दिल करता होगा वापस ही चले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बाहर जाने की भी कोई बात नहीं गुजारा करें। मैं इसलिए आजकल बाहर निकलता हूँ, तो मौसम भी यहाँ अच्छा है। दूसरी बात यह है कि और कुछ नहीं तो कम से कम आप आके आंखें ठंडी कर लें। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, इस तरह की बातें सुनकर जो जज्बात आपके दिल में मेरे लिए उभर रहे हैं इस तरह के जज्बात को नफरत भी कहते हैं, हसद भी कहते हैं, और आपको ये सारी बातें करके जो मुझे हंसी आ रही है, इस कैफियत को कमीनी खुशी कहते हैं यार आई एम सॉरी, मैं आपसे भी मजाक न करूं तो किससे करूं, कभी कभी छेड़ने को दिल करता है।
मेरी बहुत से दोस्तों से रात भी होती रही, आज भी सुबह से लगा हूँ टेलीफोन पे, और उनको भी मैं यही छेड़छाड़ कर रहा था कि और सुनाओ क्या हाल है, लाइट आ रही है नहीं आ रही। अच्छा जी, मामला ये है कि पख्तूनख्वा में मेरी बात हुई पेशावर वकील यूसुफ जई साहब, बहुत यानी जेन्युइन और खरे सहाफ़ी जिन्हें कहते हैं ना, वो जिस तरह नुसरत जावेद साहब कहते हैं मैं ज़ात का रिपोर्टर हूँ, तो उस तरह वकील यूसुफ जई भी यानी एक सच्चे और खरे सहाफ़ी सबसे पहले हैं, बाद में कुछ और है। तो का हाल वो ये बता रहे थे कि एक तरफ से पीटीआई के लोग जो हैं वो जहाँ पेशावर में और चारसदा में मैदान में फौज जहाँ रहे थे और प्लेयर्स उठाए थे, वहीं पे उनके जो पीटीआई के वजीर वगैरह हैं और सीरियस साहब कहिए, थोड़े बहुत सीरियस तो मैं खैर कौन कोई होगा, मतलब संजीदा, मतलब थोड़ा सीनियर लोग, वो फौज के लोगों से रब्ता कर रहे थे बार बार, और माफिया भी मांग रहे थे, साथ में कह रहे थे कि जी लोगों का गुस्सा है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो मामला को इस्त्री करने की कोशिश, आयन आउट करने की कोशिश कर रहे थे, यानी नीचे कारकुनों से गालियाँ और ऊपर माफिया, और उनको शटअप कॉल आई है। मतलब ये कि उनको सख्ती से बता दिया गया कि ये जो तुमने किया है अब इसका इज़हार का जवाब, और वो जवाब आज हमारे सामने आने शुरू हो गए, लोग उठाने शुरू कर दिए हैं। फैसलाबाद से लोग उठाए हैं, सब्ज़ादार लाहौर से लोग उठाए हैं। एक उठाया जी मुजाहिद का, आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 2100 अकाउंट्स जो है वो ऑपरेट अकेला आदमी करता था, यानी उसके नीचे 2100 तो नहीं कर सकता, उसके नीचे टीम होगी। तो अब इन लोगों ने जो तबाही मचाई है, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कल ये सिर्फ सोशल मीडिया पे छाई हुई यानी तबाही नहीं है, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऐसी वाही तबाही बकी जा रही है, खुलेआम वाही तबाही बकी जा रही है। और ये सारे वो लोग हैं, एक तो वो है ना जो हैंगओवर में अभी तक हुकूमत के हैं, इनको अब चप्पले जूते पड़ेंगे तो ये ठीक होंगे, और कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो अभी तक वो पेशावर वाले अफसर के ऊपर इनका ये ख्याल है कि वो इनकलाब जो नहीं आ सका 2 या 3 दिन पहले वो आइंदा आ जाएगा। यार इनकी कमाल हो गया सर। सीधी सी बात ये है कि फौज के जो मैकेनिज्म को जानते हैं और पावर डायनामिक्स को जानते हैं वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूँ जो ये मैकेनिज्म जानते हैं, ठीक है। और वो तमाम लोग जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने जो मेरी रहनुमाई की है वो बड़ी साफ है, बड़ी लॉजिकल और समझ में आने वाली है। और वो ये है कि देखिए जनरल फैज़ जो हैं ये अब इतने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कि ये अब इनकी जो है ना वो यानी एट द एंड ऑफ द डे वो एक अफसर है, दैट्स इट। इदारा होता है। जनरल फैज़ एक अब जख्म खुर्दा अफसर है, बहुत कंट्रोवर्शियल अफसर है, उनको तो अब अपना कैरियर बचाना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, यानी जो जितने कंट्रोवर्शियल वो हो चुके हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले, उसके बाद तो वो खुद उनको अपना कैरियर बचाना है कि वो अब इससे जान कैसे छुड़ाएं पीटीआई वाले तोहमत से, और अपने आप को प्रोफेशनल सोल्जर दोबारा से वापस कैसे करें। और अगर जनरल फैज़ ने खुद को दोबारा से प्रोफेशनल एक यानी सोल्जर साबित करना है, एक यानी आर्मी का बंदा साबित करना है, तो सबसे पहले जनरल फैज़ की कोशिश ये होगी कि अब वो पीटीआई वालों से जान छुड़ाएं। अब टाइम इज ओवर इवन फॉर जनरल फैज़, मतलब है कि वो अब डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहे हैं अपने कैरियर में, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके लिए भी शायद बहुत देर होगी, बल्कि यकीनन बहुत देर होगी, उसके लिए भी शायद बहुत देर होगी, बल्कि यकीनन बहुत देर होगी, उसके लिए भी शायद बहुत देर होगी, बल्कि यकीनन बहुत देर होगी। उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके लिए भी शायद बहुत देर होगी, बल्कि यकीनन बहुत देर होगी।